आज दिनांक 1/8/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय, हथुआ, गोपालगंज, उपशास्त्री फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए पुनः मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। अब अशुभ गुरु का अपवाद। सोचे स्वभे स्वमित्रे वा स्वांसे वर्गोत्तमे गुरु ऋष्फाष्ट तुर्ज गोपिष्टो नीचारिस्थ शुभोप्यसन। भाषार्थ, अपने उच्च यानी कर्क राशि में, अपने गृह धनु मीन राशि, अपने मित्रों की राशि में, किसी भी राशि में अपने नवमांश के अंदर रहने पर और अपने वर्गोत्तम नवमांश में रहने वाला गुरु लड़का लड़की की जन्म राशि से अगर 12, 8, 4 स्थानों में रहने पर भी शुभ ही होता है। यदि गुरु अपने नीच यानी मकर राशि में और शत्रु गृह की राशि में हो तो जन्म राशि से शुभ होने पर भी अशुभ होता है। यहाँ उपनयन में निषिद्ध काल भी कहा है। कृष्णे प्रदोषे नयनाध्याये, कृष्णे प्रदोषे नध्याये शनौ निश्चपराह्न के प्राक संध्या गर्जिते नेष्टो व्रतबंधो गलग्रहे। कृष्णे प्रदोषे अनध्याये शनौ निशि अपराह्न के प्राक संध्या गर्जिते सती तथा गलग्रहे व्रतबंधः इष्टः न स्यात्। भाव यह कि कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि के बाद प्रदोष वाले दिन में, अनध्याय में, शनिवार में, रात में, दिन के तीसरे भाग में, जिस दिन प्रातःकाल बादल गरजे उस दिन में और गलग्रह योग में उपनयन शुभ नहीं होता। प्रदोष, अनाध्याय और गलग्रह में मुंडन, विद्यारंभ आदि भी शुभ नहीं होता। अनाध्यायों में नित्य, अष्टमी आदि नैमित्तिक, मनवादि, युगादि अनाध्याय भी गिनना चाहिए। उपनयन के लग्न में सूर्यादि ग्रहों के नवमांश का फल। क्रूरो जरो भवेत् पापः पटुः खट्कर्म कृतवटुः यज्ञार्थभाक् तथा मूर्खो रव्याद्यंसे तनुक्रमात्। तनौ व्रतबंध लग्ने रव्याद्यंसे क्रमात् बटुः क्रूरः जरः पापः पटु खट्कर्म कृत यज्ञार्थभाक् तथा मूर्खः भवेत्। भावार्थ यह कि उपनयन के लग्न में यदि सूर्य का नवमांश हो तो वह बालक क्रूर बुद्धि का हो, ऐसा कहना चाहिए। चंद्रमा का नवमांश हो तो जड़ यानी मूर्ख हो। मंगल के नवमांश में पापी होता है। बुध के नवमांश में पंडित होता है। गुरु के नवमांश में 6 कर्म यानी अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह, ये खटकर्म जो है इसका कर्ता होता है। शुक्र के नवमांश में यज्ञ कर्ता और धनवान होता है तथा शनि के नवमांश में पुनः वह मूर्ख होता है, जड़ होता है। चंद्रमा के नवमांश में विशेषोक्ति है कि विद्या निरतः शुभ राशि लभे पापांश गते ही दरिद्रतरः चंद्रे स्वलभे बहु दुख युतः कर्णादितिभे धनवान स्वलभे। यानी उपनयन के समय चंद्रमा किसी भी राशि में यदि शुभ राशि के नवमांश में हो वह उपनीत बालक विद्या में निपुण होता है, कुशल होता है। यदि चंद्रमा पाप राशि के नवमांश में हो वह बालक बहुत दरिद्र गरीब होता है। यदि चंद्रमा अपने कर्क के नवमांश में हो
तो बहुत दुखी होता है। परंतु यदि चंद्रमा श्रवण और पुनर्वसु नक्षत्र का होकर अपने नवमांस में हो तो वह बालक सर्वथा धनी होता है। अर्थात पुनर्वसु या श्रवण नक्षत्र में उपनयन वाले को चंद्रमा के अपने नवमांस में रहने पर भी सुफल ही होता है। उपनयन के लग्न से केंद्रवर्ती ग्रहों के फल। राजसेवी वैश्यवृत्ति शस्त्रवृत्तिश्च पाठकः प्राज्ञोर्थवान म्लेच्छ सेवी केंद्रे सूर्यादिखेचरैः व्रतबंध लग्नात् केंद्रे गतैः क्रमात् व्रती जनः राजसेवी वैश्यवृत्तिः शस्त्रवृत्तिः पाठकः प्राज्ञः अर्थवान म्लेच्छ सेवी च भवेत्। भाषार्थ, उपनयन के लग्न से यदि सूर्य केंद्र में हो तो वह उपनीत बालक राजा का नौकर होता है। चंद्रमा केंद्र में हो तो व्यापारी होता है। मंगल हो तो अस्त्र शस्त्र का व्यवहार करने वाला होता है। बुध हो तो विद्यापाठी होता है, अध्यापक होता है। गुरु हो तो उत्तम विद्वान होता है, सुविज्ञ होता है। शुक्र हो तो धनवान होता है और शनि केंद्र में हो तो म्लेच्छों का सेवक होता है। उपनयन में ग्रहों के संयोग का फल। शुक्रे जीवे तथा चंद्रे सूर्य भौमार की संयुते निर्गुणः क्रूर चेष्टा स्यान् निर्घ्नः सद्युते पटुः। शुक्रे जीवे तथा चंद्रे सूर्य भौमार की संयुते सती व्रती क्रमात् निर्गुणः क्रूर चेष्टा तथा निर्घृणः स्यात् सद्युते सती पटु स्यात्। भाव यह कि शुक्र बृहस्पति चंद्रमा इनमें कोई भी या सभी यदि सूर्य के साथ हों तो उपनीत बालक निर्गुण गुणहीन होता है। मंगल के साथ हो तो हिंसाशील होता है और शनि के साथ में हो तो दयाहीन होता है। यदि वे ही शुक्र बृहस्पति चंद्रमा इन ग्रहों के शुभग्रह के साथ हो तो वह बालक अवश्य बुद्धिमान और विद्वान होता है। अब कहता है कि यहाँ ग्रह नवमांसगत चंद्रफल। विधौ शितांश के शिते त्रिकोण के तनु गुरु समस्त वेद विद्व्रति यमांस गेति निर्घृण। विधौ चंद्रमा शीतांश के शीते त्रिकोण के गुरौ तनु गते सति व्रति समस्त वेदविद भवति तथा विधौ यमांस के सति व्रति अति निर्घृण भवति। यह कि उपनयन के समय चंद्रमा शुक्र के नवमांस में हो। शीते सूर्य के नवमांस में शुक्र के नवमांस में हो। शुक्र लग्न से 5-9 में हो, 5वें या 9वें स्थान में हो और बृहस्पति लग्न में हो तो उपनीत बालक सभी वेदों का ज्ञाता होता है। यदि चंद्रमा शनि के नवमांस में हो तो बृहस्पति लग्न में हो और शुक्र त्रिकोण 5-9 में हो तो वह बालक अत्यंत दयाहीन और असभ्य उद्दंड होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी भी कार्य में सर्वगुण संपन्न लग्न और मुहूर्त का मिलना प्रायः असंभव सा रहता है। अतः लग्न में विशिष्ट दोषों को त्याग कर गुणाधिक्य देखकर कार्य करना ही उचित है। शुभाशुभ प्रकरण के 42वें श्लोक की सहायता कहीं भी सर्वत्र लेनी चाहिए। उपनयन में अनाध्याय। शुचि शुक्र
पौष तपसाम दिगस्विरुद्रार्क संघ्यसित तिथयः भूतादि त्रितयाष्टमी संक्रमणम च व्रतेक्फनध्यायाः। शुचि शुक्र पौष तपसाम मासानां क्रमात् दिगस्विरुद्रार्क संख्यसित तिथयः भूतादि तृतीयाष्टमी संक्रमणम च व्रतेषु अनाध्यायः भवन्ति। भाषार्थ यह कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी और माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि तथा प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या तिथि और संक्रांति के दिन ये उपनयन में अनाध्याय हैं, अर्थात इनमें उपनयन नहीं करना चाहिए। इस तरह प्रदोष का लक्षण अर्क तर्क त्रितिथिषु प्रदोषः स्यात् तदग्निमैः रात्र्यर्ध सार्ध प्रहर याम मध्यस्थितैः क्रमात्। अर्क तर्क त्रितिथिषु क्रमात् रात्र्यर्ध सार्ध प्रहर याम मध्यस्थितैः तदग्निमैः तिथिभिः प्रदोषः स्यात्। अर्क यानी द्वादशी, तर्क यानी अर्क तर्क त्रितिथिषु, द्वादशी तिथि में आधी रात के पहले ही यदि त्रयोदशी लगे। तर्क षष्ठी, षष्ठी तिथि में 1.5 प्रहर तक रात के पहले ही यदि सप्तमी लगे। और त्रि यानी तृतीया तिथि में 1 प्रहर रात के पहले ही यदि चतुर्थी लगे तो वे तीनों प्रदोष कहे जाते हैं। यहाँ प्रदोष नित्य और निमित्त बस 2 प्रकार के हैं, जिनमें प्रदोषों रजनी मुखम अर्थात सूर्यास्त काल के बाद रात का प्रारंभिक समय प्रदोष है। यह प्रदोष नैतिक है और इस तिथि के भेद से प्रदोष का कहा गया है या नैमित्तिक है। इन प्रदोषों में वेदों और वेदांगों का अध्ययनाध्यापन निषेध कहा गया है। इस प्रकार आज का पाठ यहीं समाप्त कर रहा हूँ।